बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और प्रोग्राम सच के साथ में खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी है, अगरचे कि काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, लेकिन तालिबान की जानिब से यह कहा गया था कि जब तक अमरीकी अफवाज और गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान को छोड़कर मुकम्मल तौर पर नहीं चली जाती, उस वक्त तक वहाँ पर हुकूमत का क़याम अमल में नहीं लाया जाएगा। अब चूंकि ये इनखला मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा अब इतलात अफगानिस्तान से ये आ रही हैं कि अब वहाँ पर हुकूमत साजी के मामलात बहुत करीब पहुँच गए हैं और ये मुशावरत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान की तामीर नौ का जो मसला है वो एक अहम मामला है। उस पर भी तालिबान ने आलमी बरादरी से अपील की है कि अफगानिस्तान के अवाम की मदद की जाए और जो वहाँ पर तामीर नौ का काम जारी था उस काम को जारी रखा जाना चाहिए। सी पैक के हवाले से गुज़िश्ता दिनों जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के तर्जुमान हैं, उनका बड़ा अहम बयान सामने आया था और उन्होंने चीन की शराकत दारी को और सी पैक को अफगानिस्तान तक तोसी के हवाले से भी एक अहम पैगाम दिया था, जिसे आलमी बरादरी ने इंतहाई मस्बत अंदाज में लिया है। लेकिन इसके साथ साथ तालिबान के अफगानिस्तान में हुकूमत में आने के हवाले से यूरोपीय यूनियन भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है और अब तक अमरीका की जानिब से भी अगरचे कि खुलकर नहीं कहा गया, लेकिन दबे अल्फाज में ज़रूर ये कहा गया है कि तालिबान के तर्ज़ अमल को देख कर अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मुस्तक़बिल में काम करने के तरीक़ाकार को वज़ा किया जाएगा। अमरीका का ज़ाहिर है जब इनखला हुआ तो वहाँ से जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी थी अफगानिस्तान में उन्होंने सस्पेंड की, लेकिन उनका जो सिफारती काम है वो अफगानिस्तान के हवाले से कतर के दारुल हुकूमत दोहा से अब भी जारी है। इसके साथ साथ चीन, रूस और पाकिस्तान, जाहिर है पाकिस्तान एक अहम पड़ोसी मुल्क है, उन्होंने भी अपने सफारत खाने वहाँ पर बंद नहीं किए और वहाँ पर तेज़ी से काम जारी है। लेकिन दूसरी जानिब अब अफगानिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आलमी बरादरी से इमदाद की अपील की है। क्या सूरत हाल है, क्योंकि पंशेर से भी इतलात ये आ रही हैं, तालिबान का ये दावा है कि उन्होंने पंशेर का कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन दूसरी जानिब से इन दावों की उस तरह से तस्दीक नहीं की जा सकी जैसे रूटीन में होती है। क्या सूरत हाल है, अफगानिस्तान में तरजीहात क्या हैं और अहम इस वक्त मुल्कों के अहम लोग कतर से, तुर्की से और मुत्तहिदा अरब अमारात से और पाकिस्तान से भी कुछ ख़ास लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। क्या सूरत हाल होगी और कब तक हुकूमत बनने के तवक्कुआत हैं, इन तमाम मामलात पर अपने प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब। इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, तामीर नौ का अमल भी है, लेकिन सबसे अहम मरहला जो है वो अब हुकूमत साजी का मरहला है। आपके ख्याल में अगर देर होती चली जा रही है या ताख़ीर होती चली जा रही है तो ये अफगानिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह होगा अगर हुकूमत साजी में ताख़ीर होती है? जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ऑप्टिक्स के हिसाब से तो अच्छा नहीं है। ये अच्छा नज़र नहीं आता कि ये तालिबान जो हैं वो हुकूमत नहीं बना पाए। इसका इलाज इस तरह किया जा सकता था कि अगर वसी बुनियादों पे हुकूमत जो बनानी थी उसको अगर अभी तैयारी नहीं थी या अभी बातचीत का अमल करना था, तो जो ज़रूरी जगह हैं उनको जिन लोगों ने वाक़ई में हुकूमत में होना था, मिसाल के तौर पे कि अपने अंदर से 4, 5, 6 ऐसे लोग हैं जिनका बड़ा वाज़ेह तौर पे नाम आता है, तो उनको अनाउंस कर देना चाहिए था ताकि दुनिया को ये पता चलता कि हुकूमत अपनी जगह पे कायम हो गई। इस वक्त कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जब सेंट्रल अथॉरिटी ना हो तो भले आप जितने मर्जी गवर्नर लगा दें नीचे, जो मर्जी कर दें, लेकिन उनको ऊपर से जो तल्लक बनता है हुकूमत का वो नहीं बन पाता और इस वजह से ना रिसोर्सेज मिलती हैं, आप बस नाम के काम में होते हैं। दूसरे एक ज़ाहिर है कि जब हुकूमत बनेगी तो फिर दुनिया वाले मुल्क जो हैं वो भी इनसे राब्ता करेंगे और राब्ते की वजह से फिर इनका कोई इस किस्म का जो मुस्तकबिल का एक नक्शा है वो बनना शुरू होगा कि अगर कुछ लोगों ने ट्रेड करनी है तो किस तरह करेंगे, इमदाद देनी है तो कैसे करेंगे, अगर अक़वाम मुत्तहिदा मामला करना चाहता है, WHO करना चाहता है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है, तो किससे बात करें वहाँ पे काबुल में? फिलहाल तो सब के सब पाकिस्तान से बात कर रहे हैं और इसी वजह से आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस वक्त बेशुमार जितने जहाज़ हैं जो कि एड के लिए आ रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन और फूड एड, वो सब इस्लामाबाद में लैंड करते हैं और फिर यहाँ से आगे पाकिस्तान का जिम्मेदारी है कि उनको पहुँचाए वहाँ तक। तो ये ज़ाहिर अमल दखल उस वक्त इफेक्टिवली होगा, इफेक्टिव हो पाएगा जब हुकूमत वहाँ पे कायम हो जाती है, तो उसकी कोई शक्ल अच्छी नज़र नहीं आती अगर हुकूमत ना हो तो। अच्छा, एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा कि एक ये पंशेर वाला जो मामला है ये भी बड़ा एक कंफ्यूजिंग मामला है। आपके ख्याल में
इसकी वजह से तो हुकूमत साजी में कोई ताखीर नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ से बहरहाल जो इत्तलात आ रही हैं वो बड़ी मुतज़ाद इत्तलात हैं, मालूम नहीं हो पा रहा कि क्या हो रहा है। तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने उसका कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है कि अहमद मसूद की भी कोई इत्तला नहीं है, अमरुल्लाह साले की भी कोई इत्तला नहीं है। तो ये भी एक आप समझते हैं कि एक डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम है हुकूमत साजी के हवाले से, क्योंकि तालिबान ने ये कहा था कि वो पहले अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेंगे और उसके बाद मामलात को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, मुकम्मल कंट्रोल देखिए, मुकम्मल कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है? इसका ये मतलब नहीं है कि पंजशेर हमारे नीचे आ गया तो हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। पिछले 1996 से लेकर 2001 तक पंजशेर बिल्कुल अलहदा था। वो तालिबान के कंट्रोल में कभी भी नहीं आया। तो इसलिए ये तो डेफिनेशन नहीं हो सकती। दूसरा, अगर वहाँ पे कंट्रोल हो भी जाए तो क्या अहमद मसूद या अमरुल्लाह साले को ये तालिबान हुकूमत में इंक्लूड करेंगे? वो इसका ये मतलब इसलिए रुके हुए हैं? नहीं, ये भी नहीं है। ना ही जनूब के अंदर अगर दाइश है या मशरक में दाइश के कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं या फॉर दैट मैटर कुछ और ग्रुप्स के भी हैं, तो फिर उस सूरत में क्या उनके ऊपर पहले काबू पा के फिर ये हुकूमत अनाउंस करेंगे? हुकूमत अनाउंस होगी तो रिट कायम की बारी आएगी। जब हुकूमत ही नहीं है तो रिट की क्या बात हो रही है? तो इसलिए रिट की बुनियाद सेकंड स्टेप है। पहला काम हुकूमत, और हुकूमत की रिट को कायम करना होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजशेर इसके अंदर कोई इतना ज्यादा रोल अदा कर रहा है। हाँ, ये जरूरी है कि अगर पूरे का पूरा अफगानिस्तान एक एंटिटी के तौर पे, सिंगल एंटिटी के तौर पे अगर तालिबान के नीचे है तो उसके भी बेहतर असरात और बेहतर इमेज बाहर जाता है कि सब मिल के काम कर रहे हैं और ये एक इंटेग्रिटी और आपस में रब्त के साथ मामला हो रहा है। ये चौधरी साहब, ज़ाहिर है आलमी बरादरी का एक बड़ा अहम रोल है, और सबसे पहला जो किरदार है वो अफ़गानिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनका बड़ा किरदार है। अब चीन के हवाले से ये जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने कहा है कि सीपैक के हवाले से उन्होंने जो बयान दिया है कि वो उसको वेलकम करेंगे, आप क्या समझते हैं कि ये जो चीन तालिबान शराकत दारी है ये कितना खित्ते में एक गेम चेंजर साबित होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हुकूमत बने, फिर हुकूमत कारी हो, यानी हुकूमत चलना शुरू करे, फिर उसका मुस्तकबिल का कोई नक्शा मुतय्यन हो, फिर रास्ता मुतय्यन हो। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये जो खित्ते के ममालिक हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान इस वक्त भी बड़ी मदद कर रहा है जहाँ तक कर सकता है, लेकिन उसके बाद ईरान है, तुर्की है, चीन है, ये ममालिक जो कि वहाँ पे पोटेंशियल डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, उनके इंटरेस्ट होंगे वहाँ पे काम करने के, ये सब ममालिक वहाँ अपना जो पॉजिटिव असर है वो लेके जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि कोई इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, ट्रेड वगैरह करेंगे, बढ़ाएंगे पाकिस्तान समेत। तो वो जाहिर होगा। मेरे ख्याल में जब तक ये चीज़ें बेसिक बुनियादी तौर पर तैयार नहीं हो जाती। और फिर एक और चीज़ याद रखें, इस वक्त बदकिस्मती से वो ख़जाना खाली है अफगानिस्तान का। अगर ख़जाना खाली है और इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इन बड़े ममालिक में भले वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाइना समेत, कौन है जो वहां पर सबसे पहले जाके कहेगा ये 20 अरब डॉलर मैं देता हूं, आप इससे अपना खजाना चलाइए, तनख्वाहें देना शुरू कीजिए, और उसके बाद फिर मैं बाकी इमदाद भी लेके आऊंगा। मेरे ख्याल में ना इस तरह की लिक्विडिटी होती है, ना ही दुनिया का तरीका है, और ना ही चाइना ऐसा काम करता है। तो गेम चेंजर बनने के लिए चाइना के साथ तब गेम चेंजर बनेगा जब रिट कायम हो जाएगी, जब अमन आ जाएगा, जब एक मुस्तकबिल का नक्शा मुतय्यन हो जाएगा, और ये पता लग जाएगा कि इनमें एबिलिटी है कि ये कोई इकोनॉमी को शक्ल दे सकते हैं। और उसके लिए जाहिर है कि बहुत सपोर्ट चाइना के अलावा भी चाहिए। अकेला चाइना ये काम नहीं कर पाएगा। फिर चाइना अपना पैसा और इन्वेस्टमेंट लेके आएगा उसके बाद। शहजाद साहब, ये आज डेनमार्क ने कहा है कि हम तो तालिबान को तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप यूरोपीय यूनियन के लबो लहजे को देखें तो उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की बात की है कि हम एक तो हम महाजरीन को कबूल नहीं करेंगे, और इसी तरह की बात उन्होंने की। लेकिन दूसरी जानिब जो अमेरिका का लबो लहजा है वो उस लिहाज से ज़रा मुतवाज़न दिखाई देता है कि हम तर्ज अमल को देख के हम बात करेंगे। ये एक ऐसी सूरत हाल में और एक ऐसे माहौल के अंदर आप क्या समझते हैं कि जो जो पड़ोसी ममालिक हैं, जिसमें एक एक नया जो एक इत्तेहाद आप देखने में नज़र आ रहा है, रूस है, ईरान है जो पड़ोसी ममालिक हैं, चीन है, और पाकिस्तान तो ज़ाहिर है ही है। पाकिस्तान का तो बड़ा अहम किरदार, बड़ा मस्बत किरदार है अफगानिस्तान के हवाले से। तो ऐसे में फिर इन ममालिक का किरदार क्या होगा और किस तरह से देख रहे होंगे ये सारी सूरत हाल को? पहली बात तो यह है कि मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करके कभी नहीं देखूंगा। यानी ये नहीं कहूंगा कि चूंकि यूरोप ने ये कह दिया, अमेरिका ने अपना रिजर्व सार स्टेटस रखा हुआ है, इसलिए ये जो खत्ते के ममालिक हैं ये मिलके एक ऐसा ब्लॉक तैयार कराएंगे अफगानिस्तान के लिए। यानी अफगानिस्तान का अमन बेशक अहम है, बहुत अहम है,
पाकिस्तान की भी और खत्ते की तरक्की के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कनेक्टिविटी हो, सेंट्रल एशिया तक मार्केट्स हो। लेकिन जब नहीं थी तो उसके बावजूद एक पाकिस्तान की या दुनिया बाकी ममालिक की पेस ऑफ लाइफ तो चल रही है ना। तो मेरा ख्याल क्या बेसिक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफगानिस्तान पे दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी? ये बुनियादी सवाल बन मेरा ख्याल है ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखिए, हर मुल्क अपने अफगानिस्तान के साथ मफादात की बुनियाद पे उसके साथ देखेगा। इस वक्त अमेरिका के डायरेक्ट मफादात अफेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर आए हैं तालिबान के साथ। वो एकदम से ऐसा हार्श स्टांस नहीं लेंगे जिससे कि तालिबान रिएक्ट करके फिर से 1996 वाली पोजीशन में चले जाएं। ऐसी पोजीशन भी नहीं वो करना चाहते। यूरोपियन यूनियन का कुछ अंदर ज्यादा आता जाता नहीं है, यानी उनका वो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल पोजीशंस हैं, ह्यूमन राइट्स है, विमेन राइट्स है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हैं। उसके ऊपर जितने भी ममालिक हैं या कुछ ममालिक उसमें से अगर वो कोई और पोजीशन लेते हैं तो शायद उसका बहुत बड़ा असर भी नहीं पड़ता। यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये इंपॉर्टेंट मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, जो कि बरतानिया के अलावा जो कि जिनका जो मैटर करते हैं। बरतानिया की अपनी पोजीशन होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब इंतज़ार करेंगे जब तक कि तालिबान की शक्ल, नई शक्ल उभर के सामने नहीं आएगी और उनको समझ नहीं आएगा। हाँ, अगर मामलात अच्छी तरफ जाना शुरू हो गए और उनको पता लगा कि अच्छा, यहाँ पर तो मामलात अब स्टेबलाइज हो गए हैं अफगानिस्तान में और मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, फिर ये मुल्क आएंगे इंटरेस्ट की खातिर, अपने मफादात की खातिर, और शायद चीन के मुल्क या चीन जैसे मुल्क को बहुत ज़्यादा खुला हाथ ना देने के लिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था हालिया दिनों में, शहजाद चौधरी साहब, और बड़ा अहम दौरा था। और उसमें ज़ाहिर है इस बात पे भी तफसील से गौर व खौस किया गया कि अफ़गानिस्तान से जो बाहर आने वाले लोग हैं, ये जो बकिया इनखला होना है, उसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान का भी बड़ा अहम किरदार है। और पाकिस्तान पहले से भी इनखला में एक बहुत मस्बत किरदार अदा कर रहा है। तो आपके ख्याल में ये भी दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है, जिसके नतीजे में अब हमारे ऑफिशल्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं और बातचीत वहाँ चल रही है तालिबान के साथ? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तो बरतानिया का अपना इंटरेस्ट और यूरोपियन यूनियन का, जैसा आपने पहले जिक्र किया। इंटरेस्ट क्या है? वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि ये जो रेफ्यूजीज हमारे पास आना चाह रहे हैं, इधर मत भिजवाइए आप, या इनका इधर करीबी बंदोबस्त कर लीजिए या आप एक्सेप्ट कर लीजिए। पाकिस्तान ये कर रहा है कि मुझे 30 से 35 लाख ऑलरेडी मेरे पास अफगान रेफ्यूजीज हैं, मेरे पास इतनी पसली नहीं है कि मैं और रेफ्यूजीज को सहार सकूं। अगर कोई छोटी सी तादाद आती है तो उसको देखा जा सकता है, लेकिन छोटी तादाद है नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जो बेल्ट्स हैं जहाँ से कि रेफ्यूजीज आते हैं, जब सोवियत यूनियन आया तो उस वक्त ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड, ये जो मशरकी और जनूबी जहाँ पर पख्तून है, वो बेल्ट थी। उनकी एथनिक एफिलिएशन है पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी पख्तूनों के साथ। वो जब आए तो उनको ऐसा लगा जैसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ आ गए और वहाँ पे आके उन्होंने पनाह ली। ये काम बरतानिया, अमेरिका के साथ भी यही कुछ हुआ। तो ये वो लोग थे अफेक्टेड थे। अभी तो तालिबान पश्तून होने के नाते उनके अपने लोग हैं और वो पावर में आए हैं, उन्होंने कंट्रोल संभाला है, इसलिए उस किस्म का इन्फ्लक्स जो है मुझे नजर नहीं आता और ना ही कोई मजबूरी नजर आती है। हाँ, ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक माइग्रेंट नॉर्मल रिफ्यूजी बन के पाकिस्तान में नहीं आएगा। वो जाहिर है वहीं जाना चाहेगा जहां पर के उसका इंटरेस्ट है इकोनॉमिक माइग्रेशन के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा डिसएग्रीगेट करके, अलग अलग करके देखने की जरूरत है कि असल में मसला क्या है और उसके जुजियात क्या हैं, और उसके ऊपर जुजियात के हिसाब से फिर फैसला करें क्या इसमें कितनी को हकीकत है कि पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर पड़ सकता है या है भी या नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, मुज़ाकरात से लेके आज तक की जो एक सूरत हाल है, जिसमें हमारा सफारत खाना भी वहाँ पे मुतहर्रिक है, और हमारी कोशिश यही है कि वहाँ पे एक अच्छी और इंक्लूसिव हुकूमत बने, जो कि अफ़गान अवाम की मुंतखब हुकूमत हो। आलमी बरादरी तक जो हमारा पैगाम पहुँचा है शहजाद चौधरी साहब, वो कितना मस्बत है कि पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि पाकिस्तान अमन के हवाले से सहूलतकार है, और यही बात इस खित्ते में भारत के लिए किस कदर तकलीफ दे है? भारत के लिए तकलीफ दे इसलिए है कि वो सबके अपने तमाम जो थे शर्तें वो लगा चुका था अशरफ गनी के ऊपर, और जाहिर है कि एक ऐसा बैलेंस्ड इंटरेक्शन नहीं था उनका भारत का। फिर भारत के अपने मकासद थे कि वो मकसद ये था कि उस ज़मीन को इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो कि उन्होंने इस तरह इस्तेमाल किया, और ये 20 साल तक इस्तेमाल कर दिया, कम से कम 12-14 साल इस्तेमाल किया, जब तक कि ये हुकूमतें उन्होंने जगह दे दी उनको, और उसके बाद ये काम हुआ। उनको तो अशरफ गनी के जाने का, अमेरिका के वापस जाने का, वो जो निज़ाम चल रहा था उसका अपसेट होने का बहुत ज़्यादा अफसोस होगा।
तो उनका अफसोस तो समझ आता है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का आप इमेज ये देख सकते हैं कि पिछले चंद दिनों में कितने फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं जिन्होंने आके पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने जिस किस्म की सहूलियात दी उनके लोगों को, वहाँ से निकाला कितने लोगों को, फिर उसके बाद उनको अपने अपने ममालिक में जाने दिया। फिर उसके बाद जो अब जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था, अब जो इंटरेक्शन है अफगान गवर्नमेंट के साथ, हमने तो वाजे कर दिया कि हम कहीं नहीं जा सकते, आप तो सामान उठाएंगे वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान ये कर नहीं सकता। पाकिस्तान का हमसाया पड़ोसी मुल्क है, हमने तो इनके साथ ही रहना और जीना है। तो इसलिए हमने तो हमारे तो ताल्लुकात उनके साथ हैं, एथनिक एफिलिएशंस भी हैं, हमारा ये दो किस्म एक ही तरह के लोग दोनों साइड पे बसते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमें मजबूर करती हैं कि हम एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक अच्छा फंक्शनल रिलेशनशिप रखें, जिसको फिर दुनिया बाद में इस्तेमाल करती है जब उनके अपने तल्लुकात डायरेक्ट नहीं होते। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रोल इस सारे एपिसोड के बाद बहुत हद तक बढ़ गया है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, इस हद तक हमें नहीं बढ़ना चाहिए जहां पर के जिम्मेदारी का बोझ हमारे कंधों से ज़्यादा हो जाए। कल को खुदा न खास्ता कुछ और काम हो जाता है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, और तालिबान और अफगानिस्तान एक पुरअमन मुल्क ही रहे, लेकिन कुछ वहाँ पे अगर कोई यही गवर्नमेंट नहीं चल पाती, फेलियर हो जाता है, कहीं और से कुछ मसला खड़ा हो जाता है, तो फिर उसका सारा उसका बोझ भी फिर पाकिस्तान पे आएगा कि आपने जिम्मेदारी एक तरह से साथ मिल के चल के और उठा ली थी, और अब आपकी वजह से ये काम नहीं हो पाया। तो शायद पाकिस्तान के पास फिर इतना वो हमारे पास टॉलरेंस ना हो उस तरह के इल्ज़ामात को लेने की, तो उसका ख्याल करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब। एयर मार्शल रिटायर शहजाद चौधरी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वाशिंगटन में सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार अनवर इकबाल से। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपील की है अफ़गान अवाम की इमदाद के लिए। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा ने अपील की है आलमी बरादरी से कि वो अफ़गान अवाम के लिए इमदाद के लिए इकट्ठे हो जाएँ। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख ऐसे लोग हैं जिनको फौरी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि इतने ही लोग यानी 1 करोड़ 80 लाख और भी हो सकते हैं। ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि 5 लाख ऐसे अफराद हैं जिनके मुल्क छोड़ने का खदशा है। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अहम बात यह की गई है कि जनीवा में इसी माह ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार जनाब अनवर इकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तो अपील का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अमरीकी कांग्रेस के बारे में यह तवक्को की जा रही है कि शायद वो इसको फंड करे या हेल्प आउट करे, लेकिन बराह रास्त ये इमदाद अवाम तक पहुंचे, अफगान अवाम तक पहुंचे। वो तालिबान को फिलहाल वो सपोर्ट नहीं कर रहे। अनवर इकबाल साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया मुझे बोलने का। बात यह जावेद साहब के अमेरिका की पॉलिसी सिलसिले में बिल्कुल वाज़ेह है। वो जो इस वक्त तालिबान से बराह रास्त डील करना नहीं चाहते, उन्होंने कह दिया। और उन्होंने जिनके वज़ीर ख़ारजा हैं जो कि कल रवाना हो रहे हैं कतर के लिए, उन्होंने ये भी कहा कि हम जो ह्यूमैनिटेरियन यानी जो इंसानी इमदाद है वो हम इमदाद जारी रखेंगे, लेकिन वो इमदाद की तकसीम जो है वो यूएन एजेंसीज और NGOs के ज़रिए होगी, और हम तालिबान से अपील करते हैं कि उसमें मुदाखलत ना करें। अब वो एक अजीब सी सूरत हाल होगी, उसमें देखें क्या होगा कि तालिबान इससे कैसे डील करते हैं। कि ज़ाहिर है तालिबान चाहेंगे कि उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए और जो तकसीम हो इमदाद की उनके ज़रिया हो, और इंटरनेशनल कम्युनिटी अब इस बात पे राज़ी नज़र नहीं आती। कुछ अरसे बाद हो सकती है, तो एक और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने का ख़तरा है। लेकिन इस बात में भी कोई शुबा नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अवाम जो हैं वो इस वक्त बहुत ही दुश्वार मरहले से गुजर रहे हैं, और उनको आलमी बरादरी की इमदाद की फौरी ज़रूरत है। जी अनवर साहब, यूरोपियन यूनियन के लबो लहजे में और अमेरिका के लबो लहजे में बड़ा फ़र्क है। वो बिल्कुल एक कैटेगोरिक किस्म का फ़ैसला ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो ताल्लुकात नहीं चाहते। डेनमार्क ने कहा कि हम तो तस्लीम भी नहीं करेंगे।
लेकिन अमेरिका ने बहरहाल ये कहा, एक तो अमेरिका का जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो जाहिर है वो भी जारी है, दोहा में वो मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि हम तर्ज अमल देख के आगे चलेंगे। तो ये भी एक इसको भी मस्बत तरीके से देखा जा रहा है कि अमेरिका ने कोई कैटेगोरिक किस्म का दो टोक मौकफ नहीं लिया है इस हवाले से कि नहीं हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। इस हवाले से जब यहाँ गुफ्तगू होती है तो दो किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आता है। एक तो ये कि कहा जाता है कि अमेरिका की जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, चूंकि उसने अमेरिकी फ़ौजों का इनखला कर लिया है, पीछे हट गई है, तो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात कही जाती है और वो ये है कि वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो इस तरह नहीं हो गया। वो कहते हैं कि चूंकि वो इतना फोकस था, उसकी तस्वीरें आ रही थी, वीडियोस आ रही थी काबुल से, काबुल फॉल हो गया, काबुल फॉल हो गया, लोग चले गए, अमरीकी भाग गए, लोग जहाज़ों से गिर रहे हैं, तो सबकी तवज्जो उस पर मरकूज हो गई। लेकिन वो कहते हैं अगर आप गौर से देखें तो इसमें कुछ भी अचानक नहीं हुआ है। फरवरी 2020 में समझौता हुआ, उसके बाद ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा कि वो इनखला करेगी और पाबंद है समझौते का, तालिबान भी कहते रहे वो पाबंद है। उसके बाद बाइडेन इंतज़ामिया ने भी आके भी कहा कि वो इस मुआहदे की पासदारी करेंगी और पाबंद हैं, और उसके बाद उनके दरमियान बातचीत होती रही और उस बातचीत के मुताबिक इनखला हुआ है। यानी उसमें इन लोगों का कहना है कि ये इंडिकेशन है इस बात का कि आगे जो कुछ हो रहा है उसमें भी तालिबान और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग शामिल है, और इसलिए अमेरिका के रवैये में वो सख्ती नहीं है जो यूरोपियन यूनियन के लोगों में। ठीक है। और आपको लगता है कि ये जो अमेरिका के अंदर का कोई कोई खास दबाव तो नहीं है जो बाइडन पे, ये जो इनखिला का सिलसिला हुआ है अनवर इकबाल साहब, क्योंकि मीडिया में तो बड़ी अजीब खबरें आ रही हैं, मीडिया में तनकीद भी बड़ी हो रही है जो बाइडन की जो ये पॉलिसी है इनखिला पे। नाराजगी तो है। आज ही एक और सर्वे आया है जिसमें कहा गया कि इस वक्त उनकी जो मकबूलियत है अब बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे, बहुत नीचे गिर गई है सदर बाइडेन की। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है, जो सर्वेज आते हैं, कि अमरीकी अवाम बहरहाल अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहते थे। वो बार बार कहते थे कि हम क्यों बैठे हुए हैं, 20 साल हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक आरजी फेज़ है, यह फेज़ गुजर जाएगा तो लोग इस बात को यहाँ समझेंगे कि अफगानिस्तान में मजीद 20 साल भी बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। यानी सदर बाइडेन का ये नहीं कहना है कि हमें वहाँ से हम शिकस्त खा के भागना ज़रूरी था। वो ये कहते हैं कि हम चाहते तो 20 साल और बैठे रहते, पैसे खर्च होते रहते हैं और हमारे लोग मरते रहते, लेकिन फ़ायदा क्या होता है, फिर भी 20 साल बाद भी हमें यही फैसला करना पड़ता जो हमने आज किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे थे और वो ज़ाहिर है ओपन एयर में मौजूद थे, तो आसपास की ट्रैफिक की और बहुत सी आवाज़ें भी आ रही थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत कहती है कि हुकूमत की जो मईशत की समत है वो दुरुस्त समत में गामजन है। इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि चूँकि ज़र मुबादला के ज़खायर में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो कि हुकूमत की जो माशी पॉलिसियाँ हैं उन पर भी एक तरह से एतमाद का इजहार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी बड़ी तादाद में हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया है, जिसका सबूत ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड इजाफा है। इसके साथ साथ जो अहम मामला है हुकूमत के लिए वो सर्कुलर डेट का मामला है। उस पर काबू पाने के लिए भी हुकूमत कहती है कि हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई पर कंट्रोल और जो मईशत में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, बुनियादी इस्लाहात हैं, वो भी एक अहम चैलेंज है जो हुकूमत के सामने है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तजियाकार जनाब डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी। डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि इस वक्त किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है और हुकूमत की जो माशी पॉलिसी है वो किस सूरत हाल में और किस सिमत में गामजन है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये जो गुज़िश्ता माली साल है इसमें जो ग्रोथ हुई वो तो बड़ी इत्मीनान बख्श थी और उस पर IMF ने भी इत्मीनान का इजहार किया है। अब क्या समझते हैं कि कौन से वो बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत ने फोकस किया तो ज़रा बेहतर परफॉर्म किया मईशत के हवाले से?
देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमारे हक में रही है, अगर हम पिछले माली साल को देखते हैं तो वो कोविड से जो हुकूमत की पॉलिसीज़ और स्पेशली जो एनसीओसी का क़याम था, जिसकी वजह से एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस आ सका कोविड के अगेंस्ट, डेट हेल्प्ड वेरी वेल। तो अल्लाह ताला के करम के बाद जो बेहतर चीज़ थी वो एनसीओसी की कोऑर्डिनेशन थी, जिसकी वजह से कि कोविड केसेस जो हैं वो उस तरीके से उन्होंने हमारी सेहत और हमारी मुईशत दोनों को खुदा का शुक्र है कि उस तरीके से मुतासर नहीं किया, जैसा कि बहुत से जो रीजनल कंट्रीज थे उन्होंने उसको मुतासर किया। तो पहली चीज़ तो उस पर यह थी। दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि जो थोड़ा सा मौसम जो थे वो साजगार रहा, स्पेशली गंदम के लिए, जिसकी वजह से गंदम की फसल जो है वो अच्छी रही। और कोविड की रिकवरी की वजह से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज थी स्पेशली जो इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए, तो डेट वाज अगेन समथिंग जिससे कि पिछले साल जो मुईशत की बहाली और मुईशत की बेहतरी की तरफ बड़ा नुमाया किरदार अदा किया। अगर मैं माइक्रो लेवल पे देखता हूँ तो जो एहसास प्रोग्राम के जरिए पेमेंट्स दी गई थी घर घर, वो जो 15 मिलियन फैमिलीज को सपोर्ट किया गया था, वो एक अगेन लोगों की कुव्वत खरीद में कुछ हद तक इजाफे का सबब बना। जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, पैसे का जो एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल होना माइक्रो लेवल पे, तो वो पॉसिबल हो सका। तो ये सारे फैक्टर थे जो कि पिछले माली साल में जिन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो बिजनेस फ्रेंडली इकदामात थे कुछ, और फिर ये जो लोन्स का सिलसिला, कर्ज़ों की आसान आसान कर्ज़ों की फराहमी का सिलसिला शुरू हुआ, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वक्त मईशत को? देखिए, जो आसान कर्जों का सिलसिला है वो कुछ बड़े इंडस्ट्रीज जो थी वो तो उससे फ़ायदा उठा सकी। टर्फ जो स्कीम थी, टेम्पररी इकोनॉमिक रिलीफ फैसिलिटी, स्टेट बैंक की भी चल रही है, तो उससे बहुत हद तक बड़ी जो इंडस्ट्री थी उसको फ़ायदा पहुंचाया। और उसी से जो लेसन लर्न करते हुए अभी जो नई स्कीम लॉन्च करने जा रही है हुकूमत, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसमें कि बिला सूद कर्जे देने की बात की जा रही है, उसका पायलट अभी रोल आउट हो रहा होगा। 3 सालों में ये तवक्को की जा रही है कि 1600 बिलियन के जो कर्जे हैं, बिला सूद कर्जे, वो दिए जाएंगे नौजवानों को, किसानों को, छोटी जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको। लेकिन जाहिर है कि इतना बड़ा प्रोग्राम जो पिछले साल देखें हम, पिछले अशरों में तो इस तरह की कई स्कीम्स थी जो कि बाद में स्कैंडल्स की नज़र हो गई। खा वो पीपल्स यूथ लोन प्रोग्राम था, वो आपका येलो कैप स्कीम प्रोग्राम था, या और इस तरह के प्रोग्राम थे। तो इतनी बड़ी स्कीम जो है उसको एक जुम्बश कलम उसको लागू नहीं किया जा सकता। तो उसको पहले पायलट बेसिस पे केपी और बलूचिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रोल आउट किया जा रहा होगा, और उससे लेसन लर्न करते हुए इंशाल्लाह अगले साल में उसको मजीद फिर बढ़ाया जाएगा और फिर मजीद बढ़ाया जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ होगी जो कि उन लोगों को जिनके पास कोलेट्रल नहीं है, उनको कर्जे लेने में फराहम करेगा। क्योंकि इस वक्त अगर आप कमर्शियल बैंक्स का माइंडसेट देखें तो बैंक में जाके कर्जा लेने के लिए पहले ये प्रूव करना होता है कि आपको उस कर्जे की जरूरत नहीं। तो वो आपसे आपकी जायदाद मांगते हैं, आपकी तनख्वाह के सर्टिफिकेट मांगते हैं, आपकी इनकम। तो अगर मैं या आप भी कर्जा लेने जाएंगे तो हमें पहले ये उनको बताना है कि हमें कर्जे की जरूरत नहीं और फिर हमें कर्जा मिलेगा। तो अब उस पैराडाइम शिफ्ट जो हुकूमत लाना चाह रही है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के जरिए, तो उसके लिए एक पहले पायलट प्रोग्राम रोल आउट करना होगा, और उससे लेसन लर्न करते हुए कि कौन कौन से बॉटलनेक्स आएंगी, कौन कौन सी रेजिस्टेंस आएंगी, कमर्शियल बैंक्स को किस तरीके से उस पर लेके आना है, उस दायरे में माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइडर्स को कैसे लेके आना है, तो फिर उसको अगले साल से रोल आउट किया जा रहा होगा। अच्छा, इस दौरान ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुई है इन इकदामात से, आपके ख्याल में कि उसमें भी बेहतरी आई है? फिर ये जो एक्सपोर्ट है इसमें भी बेहतरी हुई है? फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी बेहतरी आई है? जी बिल्कुल। और देखिए इस वक्त इकोनॉमी जो है, मैं आपकी जो आपने इब्तदाइया में बताया था, बिल्कुल इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी साथ चल रही हैं। अगर आप थोड़ा सा देखें इसको, माजी में एक नज़र दौड़ाएं तो उस वक्त एक स्टैगफ्लेशन होता है कि जिसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ रही होती है और आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जो है वो अमल में नहीं आ रही होती। तो ना तो लोगों को रोज़गार मिल रहा होता है, ना इकॉनमी आगे बढ़ रही होती है, और महंगाई भी बढ़ रही होती है। तो इस वक्त कम से कम इकोनॉमिक साइकिल जो है वो चल रहा है,
तो महंगाई तो गो के बढ़ रही है और उसके बहुत बहुत से फैक्टर्स हैं, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चल रही है। तो महंगाई को अगर हम देखते हैं तो जाहिर है कुछ चीज़ें इंटरनेशनल कमोडिटी जो प्राइस है उसकी वजह से महंगी हुई हैं। स्पेशली पेट्रोलियम प्राइसेस को आप देख लें, आप एडिबल ऑयल को देख लें, इसी तरीके से हमारे जो शुगर इंपोर्ट करना पड़ रही है, गंदम, फर्टिलाइज़र, वैक्सीन, तो बहुत सी चीज़ें जो इंपोर्ट हो रही हैं जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि महंगाई जो है उसमें इजाफा हो रहा है इंपोर्टेड इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट में कीमतें बढ़ने से। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी चीज़ें इसलिए भी महंगी हो रही हैं कि शायद उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो नहीं लिए जा रहे, और वो सिर्फ वफाकी हुकूमत को नहीं लेना होते, उसके लिए सूबाई हुकूमतें और फिर ज़िले लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ज़िले, उसको भी, उसका किरदार भी बहुत अहम हो जाता है। तो जाहिर है कि हम अगर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस को इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो कम से कम तमाम हुकूमतें, और मैं दोबारा दोहराता हूँ सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं, तमाम सूबाई हुकूमतें भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान के तमाम ज़िले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन सबको अपना रोल प्ले करना होगा कि होर्डिंग ना होने दें। जो एक बहुत बड़ा इसमें गैप नज़र आता है जो होलसेल प्राइस में और जो रिटेल प्राइस में। तो अगर आप मंडी में जाते हैं तो मंडी की कीमत जो है उसमें और जो जिस कीमत पे चीज़ बिक रही है उसमें गैप नज़र है, वो काफ़ी बड़ा गैप है। आप टमाटर को देख लें, प्याज को देख लें, आप चिकन की प्राइस को देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें। तो ये इस वक्त एक आपको ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करना है जो कि जो चीज़ें हुकूमतों के इख्तियार में हैं कम अज़ कम उनको कंट्रोल करके महंगाई को रोका जा सके। जब मैं वफाकी हुकूमत की तरजीहात को देखता हूँ तो उनकी तरजीह है कि इकॉनमी का पहिया चलता रहे, उनकी तरजीह है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़े, जिसके लिए कि एहसास प्रोग्राम NSCR सर्वे जो था, नेशनल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री, तकरीबन 95% कम्प्लीट हो गया। जो एहसास प्रोग्राम और बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो एक उन्होंने हेल्पलाइन पोर्टल बनाया है जो कि 8171 से मैसेज आ जाएगा। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आप एहसास प्रोग्राम से अमदाद के मुस्तहिक हैं या नहीं, और अगर हैं तो आपको किसी भी सेंटर से जाके वो पैसे वसूल कर सकते हैं। तो लोगों को घरों में ढूंढ के पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। ये नहीं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं जाके कोई फॉर्म फिल करूं, जाके लाइनों में लगूं, बल्कि मेरे पास खुद ऑटोमेटिकली पैसे आ सकेंगे। तो ये कुछ इस तरह के मेजर्स हैं जो कि हुकूमत ले रही है ताकि इस महंगाई से थोड़ा सा बचाया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बिजली का मामला है, बिजली की कीमतों का मामला है, ये भी एक बड़ा अहम मामला है जिसका ज़ाहिर है बराह रास्त तमाम के साथ ताल्लुक़ है, और अवाम कहते हैं कि जी बिजली का यूनिट महंगा हो जाता है। एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा जो सर्कुलर डेट का चैलेंज है, वो ज़मानों से वो पड़ा हुआ है, पिछली हुकूमतों से चला आ रहा है, वो पड़ा हुआ है। क्या उसका यही हल है कि हमने टैरिफ में इजाफा करना है, हमने ये बोझ पास ऑन करना है, या कोई और उसका कोई रास्ता नहीं है? देखिए, उसका जो मल्टीपल अगेन सोल्यूशन होंगे, कोई भी पब्लिक पॉलिसी में चीज़ नहीं होती जो कि सिर्फ एक ही जिसका हल हो। तो हमने देखा कि हुकूमत दो इस वक्त तरह के इकदाम ले रही है। एक तो ये है कि जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस थे, स्पेशली जो हमारे पुरानी जो थी पॉलिसीज, उनके तहत जो इकट्ठे हुए पड़े हैं, एक तो उनको थोड़ा कम करना, जिसके लिए पावर जनरेशन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ रीनिगोशिएशन चल रही है, उनके साथ एग्रीमेंट्स रिवाइज किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते ही नैब ने जो पावर पॉलिसी 2002 के तहत जो पावर प्लांट लगाए गए उनको पेमेंट करने की इजाज़त दी, जिससे आपका थोड़ा सा सबको डेट जो है वो कम होगा। जब हम कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को देखते हैं तो हुकूमत ने पहले एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसमें जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन थे उसके लिए बिजली सस्ती की गई थी। अभी आपने हमाद अजहर साहब का ट्वीट देखा होगा चंद दिन पहले का, जिसमें कि कहा गया कि जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए भी कुछ इस तरह की स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है कि सर्दियों में जबकि पावर जो डिमांड है हमारी कम होती है तो उसका रेट कम कर दिया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजली खर्च करें सर्दियों में। दो उसके फ़ायदे होंगे, एक तो गैस की इंपोर्ट पे पैसे बचेंगे, दूसरा ये है कि वो पैसे जो कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की मद में देने, और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप नहीं खरीदते बिजली पावर प्रोड्यूसर से तो आपको तब भी उनको पैसे देना होते हैं। जैसे रेंट कार से आप गाड़ी लेते हैं, सारा दिन अगर आप उसको नहीं भी चलाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसको पे करना है। तो हुकूमत की कोशिश ये है कि बजाय इसके कि वो पैसे
पावर प्रोड्यूसर को दिए जाएं कि बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, वही पैसे सार्फिन को दे दिए जाएं। उनको टैरिफ जो है सर्दियों में कम कर दिया जाए, वो अपने हीटिंग पर्पस के लिए बिजली इस्तेमाल करें ताकि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस कम हो। जो तीसरी चीज़ जिस पे कि ज़्यादा इस वक्त जोर देने की ज़रूरत है वो है जो हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हिस्सा बनते हैं। तो पिछले दिनों जो बताया गया पार्लियामेंट में, पार्लिमानी कमेटी ऑन एनर्जी को, तो वहाँ पे ये डिस्कोस की रिपोर्ट थी कि तकरीबन 5% कनेक्शन जो है मुल्क में वो कुंडे के जरिए हैं, और ये डिस्कोस की रिपोर्ट है उनकी अपनी मुरतब करता है। इसमें बहुत से ऐसे भी होंगे जो कि डिस्को की नज़र से ओझल हैं या रिपोर्ट नहीं किए गए। तो अगर तकरीबन 13-14 लाख कुंडे हैं पाकिस्तान में, तो उन कुंडों का खात्मा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उन कुंडों की वजह से जो लॉस है वो भी मुझे और आपको भरना पड़ता है। वो सारा का सारा लाइन लॉसेस में आता है, और वो फिर सार्फिन को, जो जिनके पास मीटर है, बिल है, उनके जुम्मे पड़ जाता है। तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है जो कि हुकूमत को अडॉप्ट करना है, ताकि बिजली सस्ती भी हो और बिजली का जो ज़िया है उससे भी बचा जा सके। आबिद क्यूम साहब, कुछ ऐसे इदारे भी हैं जिनके पास फ़र्ज़ किया लोन हम ले रहे हैं, वो पैसे होल्ड पे हैं उनके पास, और वो हमसे ये चाहते हैं कि कोई मईशत में कुछ रिफॉर्म्स हम करें। ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात होती है, ये क्या हमसे तवक्को रखते हैं कि ये किस किस्म की रिफॉर्म्स की जाएं? देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उन अदारों से ये इख्तिलाफ तो किया जा सकता है कि उनका पेस क्या रखना है या उसको कितना तेजी से लेके आना है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो अदारे हों या ना हों। हमारे जो ब्लैक होल्स हैं इकोनॉमी के, उनको बंद करना है, और उन ब्लैक होल में इस वक्त लॉस मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनके लॉसेस को कम करना, का वो स्टील मिल हो, वो PIA हो, वो रेलवेज हो, वो NHA हो, वो मुख्तलिफ जो डिस्कोज हैं वो हों, तो उनके लॉसेस को कम करना तो हमारे अपने फ़ायदे में है। इसी तरीके से वो IMF आपको ये कहता है या वर्ल्ड बैंक आपसे ये कहता है कि आप पावर सेक्टर रिफॉर्म लेके आएँ, बिजली जो है उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें, या जो बिजली की जो लागत है वो पूरी वसूल करें। तो उस पर हम बात कर चुके हैं कि 3-4 उसके तरीके हैं। तो ये तो खिलाफ हो सकता है कि जी सारा का सारा लॉस टैरिफ बढ़ा के नहीं की पूरा किया जा सकता। हमारे अपने इंडिजिनस भी रिसोर्सेज वो हैं, स्ट्रेटजीज जिनको हम इस्तेमाल में लेके आ रहे होंगे। लेकिन इस बात पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं कि हमें ये स्ट्रक्चर रिफॉर्म लेके आना है। अगर नहीं लेके आएंगे तो ये जो एक साइकिल चलता है बूम एंड बस्ट का, और एक जो साइकिल चलता है कि हर आने वाली हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ता है, वो कभी भी नहीं टूट सकेगा। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो हमारे रेमिटेंसेस हैं, वो भी आ रहे हैं, वो एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड सतह में इजाफा भी हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे नाजरीन को ये भी बताइएगा कि हमें पैसे भी तो वापस करने हैं ना। जो कर्ज़ हमने गुज़श्ता हुकूमतों में लिए हैं वो भी हमने वापस करने हैं। तो इस माली साल में हम कितने वापस कर रहे हैं? देखिए, तकरीबन $14.5 बिलियन हमें इस माली साल में वापस करने हैं। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से उस पर बात करना चाह रहा हूँ, वो ये पूछा जाता है कि जी एक तरफ हुकूमत कहती है कि जी रिकॉर्ड डॉलर्स हैं स्टेट बैंक के पास रिजर्व में, और दूसरी तरफ रुपए की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होती चली जा रही है। तो ये दो चीज़ें हमें अलग-अलग जहन में रखनी है। देखिए, जो आपके पास स्टेट बैंक के पास इस वक्त डॉलर्स हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए हैं, वो करंट अकाउंट डेफिसिट को पूरा करने के लिए हैं। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही हैं, मईशत जो है वो चल रही है, आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट जो है वो कम है। अगर तकरीबन $5.25 की एक्सपोर्ट है, $5.25 बिलियन की महीने की, तो $2.5 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट है। तो वो जो $3.5 बिलियन का जो डिफरेंस है वो भी तो अदा करना है, कर्जे अदा करने हैं। अब स्टेट बैंक के पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो ये है कि अपने डॉलर जो है उनको कमर्शियल बैंक्स के जरिए मनी चेंजर्स को देना शुरू कर दे। जब डॉलर की डिमांड बढ़े तो रुपया जो है उसकी कीमत ठहर जाएगी, जैसा कि हमने देखा पिछले दौर में 110 रुपए पे, 102 रुपए पे रुपया रखा गया। लेकिन उसके लिए तकरीबन $42 अरब, $42 बिलियन जो थे वो 6 साल में स्टेट बैंक को अपने कैश देना पड़े। तो अगर तो हम एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री होते, हमारे पास एक्सपोर्ट्स के ज़खायर हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो जितने मर्जी हम डॉलर मार्केट में कैश करवा लेते। लेकिन डॉलर तो हम उधार लेके अपने पास इकट्ठे कर रहे हैं, रेमिटेंसेस हैं। अब इन्वेस्टमेंट भी अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से उस तरह से नहीं आ रही। तो स्टेट बैंक इस वक्त बहुत दानिशमंदी का मुजाहरा कर रहा है कि वो इस वक्त मार्केट में इंटरफेयर नहीं कर रहा। अगर वो इंटरफेयर करे, मार्केट में अपने डॉलर फेंके, तो आपकी इंपोर्ट्स उसी तरह से सब्सिडाइज होती रहेंगी। आर्जी तौर पे तो रुपया स्टेबल रहेगा, ठीक। लेकिन फिर एकदम से जैसे
पिछले 3 सालों में तकरीबन 50% रुपया जो है वो नीचे गया है, फिर एकदम से आपको नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाएगा। और अगर आपने उसकी जिंदा मिसाल देखनी है तो वो श्रीलंका है, जिसके पास जुलाई में $2.5 बिलियन सिर्फ रह गए थे रिजर्व में, और उनको स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाना पड़ी, और अभी भी उनके यहाँ वो फूड इमरजेंसी चल रही है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। हुकूमत ने तमाम खुराक के जो होर्डिंग थी वो उसको अपने कब्जे में ले लिया। लोगों को राशन पे जो मट्टी का तेल और पेट्रोल मिल रहा है और खाने पीने की चीज़ें जो है वो इस वक्त मिल रही हैं। उनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, और श्रीलंका बहुत मुस्तहकम इकोनॉमी थी, जंग के दिनों में भी उनके पास इस तरह का क्राइसिस नहीं था। तो मेरा ख्याल है हमें इस वक्त ये ज़हन में रखना है कि रुपया अगर स्लिप हो रहा है तो उसकी वजूहत को जाने। एक वजह तो ये है कि इम्पोर्ट ज़्यादा है, उसकी पेमेंट करनी है। दूसरी वजह यह है कि अफगानिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है, पाकिस्तान इस वक्त, पहले तो अफगानिस्तान को सिर्फ गंदम फराहम करता था, अब जब तक अफगानिस्तान में हुकूमत एक नहीं आती और आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो वहाँ पे काम नहीं करते, एम्बेसीज काम नहीं करती, इस वक्त बहुत सा प्रेशर आ रहा है। जो डुअल नेशनल अफगानी जिनके पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप भी है, वो पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर खरीद रहे हैं और इसको स्टैक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी, तफसील से हमें बता रहे थे, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत को यकीनन बहुत एहतियात के साथ चलना है और मुतवाज़न तरीके से हुकूमत चल रही है इस मईशत को बेहतर करने में। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।